बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। मेहमान हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। कल हमने आपको खबर बताई थी कैसे ये चर्चा चल रही है कि आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, जो ना कहें, आर्मी चीफ, उसके मन में कोई डर बैठ गया है। वहीं के पत्रकार और नेता और दूसरे लोग बता रहे हैं कि वो हर वक्त बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने रहता है और बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से अपने ही मुख्यालय के अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रह करके संबोधन करता है जब सामने और जनरलों को वगैरह से बात करनी होती है। तो ये तस्वीरें भी आई। अब बात बढ़ गई थोड़ी और आगे। पहले तो वो तस्वीरें आप देख लीजिए। इसकी चर्चा हो रही है, इस तस्वीर की चर्चा हो रही थी कि ये बैठे हैं जीएचक्यू में, रावलपिंडी में, आर्मी हेडक्वार्टर में, और सामने और लोग सेना के बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, और इतने लोग भी नहीं हैं, 20 एक लोग होंगे, और आसिम मुनीर शीशे के पीछे से बैठ के उनसे बात कर रहा है। भाई, अपने ही हेडक्वार्टर में किसको डर होता है, और अपने ही फौजियों से और सीनियर लोगों से डर किस बात का। ये कल हमने बात की थी, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आज नया क्या है इसमें। इन्होंने एक मांग की है ब्रिटेन से कि ब्रिटेन में हुए एक प्रदर्शन में, जो आसिम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन था, उसमें किसी महिला ने आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकी दी, तो उस महिला के खिलाफ कार्रवाई ब्रिटेन करे। और ब्रिटेन ने कहा कि यह पुलिस का काम है, पुलिस कर देगी, आप इसमें, हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि हम पुलिस को इंस्ट्रक्ट करते हैं। जो भी मामला होगा पुलिस के पास पहुंचेगा तो पुलिस देख लेगी किसने क्या 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 कहा गया था। वहां यह कहा गया था कि आसिम मुनीर का वो हाल कर दे कोई जो जियाउल हक का हुआ। जियाउल हक के साथ क्या हुआ था? जहाज उड़ा, जहाज के अंदर बम रखा था या क्या रखा था, जहाज क्रैश हो गया। लोग कहते हैं कि धमाका हुआ, कोई कहता है कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज थी, गैस लीक हुई किसी चीज से, जो सब जानबूझ के किसी ने रखा, जिससे पायलट वगैरह सब बेहोश हो गए और जहाज गिर गया। तो किसी ने आसिम मुनीर के उस हश्र की कामना कर दी, किसी पाकिस्तानी महिला ने, ब्रिटेन में। तो ये बात हुई। तो फिर इसके बाद पाकिस्तान के पत्रकार ओवरड्राइव में गए और वो तस्वीरें निकाल के बात करने लगे। जैसे कल कोई किसी ने कहा वो बुलेट प्रूफ वेस्ट हर वक्त पहने रहता है, तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास का अंदर क्या काम है। ये बातें सारी होने लगी। तो आप पहले ये पूरा मामला उनकी पत्रकार आलिया शाह, उनसे आप सुनिए, और फिर कैसे पाकिस्तान में ही लोग आसिम मुनीर के डर के मजे ले रहे हैं वो आपको अगले बयान में पता लगेगा। पहले सुनिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जिनको कहा जाता है, अब वो डेजिग्नेशन है उनका, तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक खातून ने ये कहा है कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा देगा, या कोई ऐसी बात की गई कि जो हाल जनरल जिया का हुआ था वो हाल इसका होगा। और ये जान से मारने की धमकी कहाँ से मिली है? यूके की तरफ से। यानी यूके की तरफ से का मतलब ये है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं, बल्कि यूके में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, और यानी यूके में रहने वाले लोगों की तरफ से। अगर इस तरह कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। किसने दी है ये धमकी? जो जनरल आसिम मुनीर है उनको ये धमकी दी है एक खातून ने, और एक खातून ने ये कहा है कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा देगा। इसके बाद जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उनको देखा गया कि वो एक बुलेट प्रूफ शीशे के सामने के पीछे बैठकर, ते जिन्हों ने डराना होता वो भी डर गए ने। यही क्या जाए कि भाई जिन्होंने डराना होता वो भी, जो डरा रहे हैं वो भी डर गए। जो डराने वाले थे वो भी डर गए। अब अगला आप सुनिए। ये आरजू काज़मी पत्रकार हैं। इन्होंने कहा कि अभी हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में जब मिसाइलें आ रही थी इंडिया की, तो मेरे पास एक फौजी आया, उसने कहा सर आप बंकर में चले, तो मैंने मना कर दिया। और मैंने कहा हमारा सिपह सालार ऐसा है और वैसा है, इतना बहादुर है, उसके जैसा जिगर हिंदुस्तान कहाँ से लाएगा। तो ये कह रही हैं कि आप आसिम मुनीर को नसीहत दे रही हैं कि सर ये आपको चढ़ा रहे हैं खामखा पे झाड़ पे, आप मत चढ़ो, आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखो। आसिम मुनीर के लिए कह रही हैं, सुनिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज, यानी कि कल, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे सपा सालार के पास है। यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था, और उनका कहना यह था कि जनरल आसिम मुनीर के पास जो दिल, गुर्दा और पता नहीं फेफड़े, कान, नाक, पता नहीं कौन कौन से उन्होंने जो है बॉडी ऑर्गन गिनवा दिए कि वो कहाँ से लाओगे। जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये दिल, गुर्दा, फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहाँ से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर
मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब की बातों में मत आइएगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सर आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हम खुद हैरान है। आपको तो पता है ना, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उसके ऊपर किसने अटैक किया था? जी हाँ, उन्हीं के लोगों ने अटैक किया था, यानी कि भाई लोग ने अटैक किया था। तो सर आप बिल्कुल जो है ना वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बातों में नहीं आइएगा। मजाक अपनी तरफ, इसकी तरफ हम सीरियस बात करेंगे। पहले समीर जी बताइए, ये कितनी अजीबोगरीब घटना है कि कोई आर्मी चीफ अपने ही आर्मी के लोगों से बात करने के लिए बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे है, और वो भी अपने हेडक्वार्टर में। देखिए, बताता है कि वो कितना अपने देश के अंदर डरे हुए और कितना अविश्वास का माहौल है। भाई, आप अपने सेना के अधिकारियों के साथ बैठोगे तो जिन पे भरोसा होगा उनके साथ आप बैठ रहे हो, आप ही के सेना के लोग हैं, आप ही उनको कमांड करते हो, और उनके साथ आप अगर बैठ रहे हो और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हो, आप बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ कर उनसे बात कर रहे हो, तो बता रहा है कि कितना ज्यादा अविश्वास सेना के अधिकारियों में आपस के बीच में है। किस तरीके से सेना में वहां ऑपरेशन हो रहा है यह जग जाहिर है। और जिस तरीके से उस महिला का जिक्र किया जा रहा था कि भाई ब्रिटेन में बैठ के उसने आसिम मुनीर की डेथ की कामना की थी, उसके लिए कहा गया है, उस पर इतना भाई अब कामना तो वही करता है ना कि भाई आपने उस देश के अंदर कुछ इस तरह से काम करे होंगे कि आपकी कामना की जा रही है। इमरान खान के समर्थक थे, इमरान खान के लिए रैली, और आप इतना डर के क्यों रह रहे हो भाई? जब आपको लगता है कि आपकी आवाम आपके साथ है तो आपको खुलकर घूमना चाहिए, किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी को खुलकर घूमते हैं, जनता उनके साथ, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। तो ठीक है सर, ये उनके लिए भी रैली में लगते हैं कि मोदी तेरी कर्म खुद किया नारे लगते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी उससे डरते हैं? ये बड़ी अनूठी सी बात है कि अवाम मेरे साथ है, उनके साथ उनकी अवाम नहीं है। ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे हो। लेकिन अब सीरियस अगर बात करें तो पाकिस्तान में ही नहीं, ये पूरे साउथ एशिया, क्यों पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशंस होते रहे हैं, हो रहे हैं। इनके यहाँ पर जिया के साथ जियाउल हक को मारा गया, बेनजीर भुट्टो को मारा गया, जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर तो 2-3 बार अटैक हुआ। एक बार तो गाड़ी से आके एक सुसाइड बॉम्बर ने अपनी गाड़ी टकरा दी, हिट कर दी। वो तो गाड़ी मजबूत थी उनकी, वो बच गए। मुझे वो आज तक नहीं भूलती वो तस्वीर, जब उस वक्त कई साल हो गए, केवल उस सुसाइड बॉम्बर का चेहरा केवल बचा था, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे असैसिनेशंस वहां हुए हैं, ऐसे ये बांग्लादेश में भी हुए, हमारे यहाँ हुए, इंदिरा जी का हुआ, राजीव जी का हुआ। तो ये है भाई, अमेरिका में अब्राहम लिंकन से लेकर के कैनेडी तक मारा गया है। तो आसिम मुनीर क्या चीज़ है? मैं कोई कामना नहीं कर रहा हूं, मगर ये तो है, होता है ऐसा। सिक्योरिटी को आसिम मुनीर के साथ या किसी के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी एक सेंसिटिव इशू है, मतलब बयानों की बात नहीं है। इतना डर नहीं, डर नहीं हो सकता उनके पास। देखिए, हमेशा डर अपने ही लोगों से होता है सिक्योरिटी में नॉर्मली। जब असैसिनेशन जैसी घटनाएं होती हैं तो वो लोग जिन पर आप भरोसा कर रहे होते हैं उन्हीं में से कोई ये करता है। तो मैं तो खैर, जो आरजू कह रही हैं वो भले तंज में कह रही हूँ, लेकिन उनको सिक्योरिटी पर तो ध्यान रखना ही चाहिए कि अपने क्या है। लेकिन ये अविश्वास बताता है, ये इसका दूसरा पक्ष है कि अपने सैनिकों, अपने अफसरों के साथ, अपने उसमें इलाके में, रावलपिंडी तो वैसे ही पूरा का पूरा मिलिट्री एरिया है और कैंटोनमेंट है और वो हेडक्वार्टर है, वहाँ पर वो कर रहे हैं वो अविश्वास। उससे क्या होता है कि आप जिन ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे हो उनमें भी अविश्वास पैदा होता है कि भाई आप हम पे ही भरोसा नहीं कर रहे। और ये बातें पाकिस्तान का ही मीडिया कर रहा है, पाकिस्तान का वो बात पहुंचेगी ना, इसलिए है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी को मैं किसी भी तरह से ढील देने के साथ नहीं हूं कि आप कोई बात। हम तो कहते हैं दे ढील। हम क्यों कहें कि ना दे ढील? ये हमारे लिए इसने कौन सा कुछ अच्छा नहीं, हमारे लिए ना क्या हो, लेकिन सिक्योरिटी एक सेंसिटिव इशू है और दुनिया भर के जो देश हैं वहां पर सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। नहीं, सिक्योरिटी अलग चीज़ है। आप लोग बेवजह जो है आसिम मुनीर के साहस को आप लोग सिक्योरिटी के उसमें उलझा रहे हैं। अरे वो साहसी व्यक्ति है, अपना लगा के रखता है सब व्यवस्था करके, सैनिक है वो, लड़ने वाला है ना वो तो, लेकिन लगा के रखता है अपना ग्लास। तो वो ऐसा साहसी व्यक्ति है, उस पर चर्चा करने के बजाय आप लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा सर, मैं दूसरे एक इनके जो बड़े आदमी है, विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री, उनका भी आपको दिखा दूं हाल। इशाक डार, इन्होंने ये कहा कि अभी जिस एयरबेस पर वो यूएई के राष्ट्रपति उतरे, नूर खान एयरबेस पे, यहां पर 80 ड्रोन मारे थे भारत ने, लेकिन हमने सारे ड्रोन गिरा दिए, एक बस जाकर के गिर गया था, उससे कुछ थोड़ी मोड़ी डैमेज हुई और हमारे कुछ सैनिक घायल हुए। तो इन्होंने इसको थोड़ा लाइटर बोला कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा करके बताया। उसी वक्त के पाकिस्तान के लोगों के बनाए वीडियो में आपको दिखा रहा हूं कि उस वक्त क्या हुआ था। लाइव आदमी जो फुटेज शूट कर रहा था उसने क्या बोला था, आप सुना दीजिए एक बार। ये तो बहावलपुर का है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे,
बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। आज का बयान और इशाक डार का ये 6 महीने पुराना बयान ऑपरेशन सिंदूर के टाइम एक टीवी डिबेट में जो इन्होंने क्या कहा था, वो दोनों बातों को आप सुनिए तो क्या सच है और क्या नहीं। पता तो सबको होता है, लेकिन कभी सच कहने की हिम्मत होती है, कभी नहीं होती। आज का बयान और पुराना बयान सुना दीजिए जरा। नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये ख़त्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथोराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक गलत सेकंड मेरे नज़दीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रहे, ये उनके अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए। ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया। तो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया हल्का सा डैमेज किया, हल्का सा डैमेज। ये 6 महीने पहले ये कह रहे थे कि वो रात को जो है हमको इतना मारा कि इनको रूबियो को फोन करना पड़ा, अमेरिका के विदेश मंत्री को, और फिर मुझे सऊदी अरब वालों का फोन आया, ब्रदर ठीक हो, चोट तो नहीं लगी, इंडिया ने बम मारे, जरूरत तो नहीं है बात करने की। ये खुद बता रहे हैं, और 4 एयरबेस के नाम तो उस अपनी जुबान से लिए। आज कह रहे हैं कि हल्का फुल्का लगा था हमको। एक बात बताइए कौन पिटने वाला आदमी कहता है कि मैं पिट गया हूँ? कभी पिटने वाला आदमी कहता है? और पाकिस्तान तो 1947-48 वाला भी जंग जीता है, 65 भी जीता है, 71 भी जीता है, सारे अपनी जनता को ये हमेशा वो कम्युनिकेट करना यही चाहते हैं कि भारत के साथ जो जंग हुआ है हम उसमें बहुत उन पर भारी पड़े हैं। और यहाँ भी चूंकि पूरी दुनिया आज तो ज़माना है, सैटेलाइट इमेजिंग है, सबने देखा है, पूरी दुनिया देखी है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर ने क्या क्या कहर ढाया है नूर खान बेस पर। और अमेरिका का एतराज़ ही यदि आप देखेंगे कि अमेरिका का जो रुख बदला है भारत के प्रति वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला है। नहीं तो अमेरिका के उससे पहले तो ट्रंप तो गुडी ही थे, और जब तक नूर खान बेस को हम लोगों ने हिट नहीं किया था तब तक तो मार्को रूबियो यही कर रहे थे। नहीं, तब तक तो मार्को रूबियो यही कह रहे थे कि भाई इसको हमको इसमें कोई लेना देना नहीं है। चूंकि अमेरिका का भी वहां पर एसेट था, अमेरिका भी इसका निगरानी कर रहा था, और जैसे वही है ना कि तुमको पता है कि हम यहां पर हैं, इसके बावजूद भी तुमने कुट दिया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की पिटाई नहीं हुई थी, वो अमेरिका की जो ईगो है ना उसको भी हिट किया था इंडिया ने। और ये तो तुमको जानते हुए भी हमको पता है कि तुम वहां हो, इसके बावजूद मारेंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि वहां अमेरिकी एसेट थे, तो बाद में कई CIA के अफसरों ने इंटरव्यू दिए, उसमें उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो है वो अमेरिका की हिफाजत में रहते हैं, या इनके किसी आदमी ने कहा था कि वहां पर अमेरिका के लोग रहते हैं नूर खान एयरबेस पर, और वो हमारी भी नहीं सुनते, मतलब पाकिस्तानी फौज की भी नहीं सुनते वो। तो ये तो बातें हुई थी तब आगे, लेकिन परेशानियां एक नहीं है ना, पाकिस्तान की तो कई हैं। अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कैसा हमला किया इनके ऊपर। आप ये कोई छोटा मोटी बात नहीं है कि ये कितने बुरे फंसे हुए हैं। ये 12 जिला है वहां पे, 6 TTP ने पाकिस्तान के 6 सैनिक मार गिराए हैं। एक हफ्ते में तहरीके तालिबान ने 17 जगहों पर पाकिस्तानी सेनाओं के काफिले को टारगेट किया, जिसमें अब तक 39 पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। और कैसा हमला करते हैं जरा आप सुन लें एक बार गोलियों की आवाज। तो ये बेसिकली एम्बुश करते हैं, मतलब जहां गाड़ी आती देखी तो पहाड़ियों में छिपे हुए हैं, और उसके बाद एक आपने देखा कैसे बर्स्ट में ये फायर करते हैं। इसमें 6-7 जवान मारे गए। और बलूचिस्तान में भी हुआ, बलूचिस्तान में BLA ने एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर हमला किया और मारा, और सुराब नाम के एरिया में 2 बड़े हमले उन्होंने किए हैं, इनमें भी 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो एक दिन में 15-15, 20-20 जवान जिस सेना के मर रहे हैं उसका हाल आप, और उसका मोराल सोचिए। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स BRG ने भी कच्ची जिले में
पुलिस पर ग्रेनेड अटैक किया, ये उसकी तस्वीरें जो हैं वो उसके और बाद में जो हालत हुई है वो तस्वीरें जो हैं आपको दिख रही है। कैसे सस्टेन कर सकता है कोई भी देश इस चीज़ को, और बरसों बरसों तक ये जहाँ चलता रहे। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, जिस मुल्क में अपने लोगों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए सम्मान न हो, तो वहाँ इस तरह के हालात बनते हैं। नीतियों के तहत गड़बड़ हो, नीयत के तहत गड़बड़ हो, और जो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ उस हिस्से को, उन लोगों को लूट खसोट का अड्डा, और उसके लिए कहें कि उस तरह से वो उसको देखते हैं। और जितने भी पाकिस्तान में, जिसको हम अलग अलग, जिसको कॉन्फ्लिक्ट जोन कहते हैं, या कह रहे हैं कि वो अपनी, और चूंकि बलूचिस्तान तो देखिए वो बार बार ये कहता है कि हम तो अंग्रेजों के समय में भी, जब ये भारत और पाकिस्तान का मसला था, तो हम भी आजाद हो चुके थे, तो हमारा तो अलग देश होना चाहिए। वो तो अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी बात करते हैं। ये पूरा इलाका जहां इतने मिनरल्स हैं, जहां इतने ज्यादा खनिज संसाधनों से संपन्न है, वहां पाकिस्तान की सरकार सिर्फ और सिर्फ या तो आतंकवादी पैदा करती है, और या तो उनके जरिए चीन को और अमेरिका को वो अपने लिए एक तरह से कहें कि चारागाह जैसा इस्तेमाल करती है कि हमारे पास और करके ले जाओ। अब वहां वो स्थिति पहुंच गई है कि वो कतई मानने को तैयार नहीं। और अभी तो देखिए वो कहां तक चला गया, हालांकि उसकी मान्यता नहीं है, लेकिन जो निर्वासित बलोच सरकार है उनकी तरफ से बाकायदा नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया बाकायदा, हालांकि उसका कोई मतलब आधिकारिक मतलब नहीं है, शुरुआत तो ऐसी होती है, लेकिन वो ये कर रहे हैं, आजादी की वो शुरुआत झंडे अपने बना चुके हैं, अपने सारे एंथम बना चुके हैं, और वो यहाँ वहां से ये भी कहते हैं कि जो देवी और वहां की बलोच में है, उनको कहते हैं कि सीधे सीधे हमारा हिंदू से जुड़ा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अब जरा मैं आपको बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट अपडेट मैं दे देता हूं। सबसे पहले तो जो वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे थे वो रुके नहीं है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। अब इससे पहले एक व्यक्ति को जलाकर मार डाला गया, दूसरे को लिंच कर दिया गया, दोनों हिंदू थे। और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि कट्टरपंथी जो है वहां के, अब ये पीछे हट नहीं रहे हैं, इन्होंने पहले अब फिर आगजनी की है, हिंदू मंदिरों में इस बार इन्होंने जाकर हमला किया है, और हिंसा जो है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश के फिरोजपुर में जिहादी जमातियों ने पहले हिंदुओं के घरों को आग लगाई और हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश की। इससे पहले भी ये कुछ हिंदू घरों को आग लगा चुके हैं और बाहर से दरवाजा बंद करके कि जल के मर जाए अंदर। दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वो आपने देखा, लिंच करके मारा और उसके बाद फिर जला दिया उसको। फिर चटगांव में हुआ एक वाकया, शील फैमिली है उसने उनका घर जला दिया गया, और अब ये फिरोजपुर में जो है ये वाकया सामने आया। लेकिन वहां की सरकार भी ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करने की बजाय ऐसी हरकतें कर रही है कि आग भड़के। और अब अगली खबर क्या है, ये जो रिसेंट वायलेंस शुरू हुई वहां पर, ये हुई एक उनके छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या से। वहां के कट्टरपंथियों में और जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरीज थे उनमें ये बात फैल गई कि ये भारत से जुड़े हुए तत्व थे या ये भारत भाग गए। इनके आईजी का स्टेटमेंट है अभी कुछ दिन पहले का कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि उनके कोई भारत से लिंक थे या वो भारत से आए थे या वो भारत भाग गए, हत्यारे, हादी के हत्यारे। अब कल एक बयान दिला एक अफसर का, उससे जूनियर रैंक के अफसर ने बयान दिया कि हमें पता लगा है कि ये जो हत्यारे थे ये भारत भाग गए हैं, शायद मिजोरम के रास्ते भारत भाग गए हैं। तुम्हारा बॉर्डर गार्ड नहीं है? हमारे बीएसएफ ने यही बोला है कि इनके जो बॉर्डर गार्ड हैं वो क्या कर रहे थे? हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहां कोई नहीं आया ऐसा तत्व। घुसाए तो तुमने कैसे घुसने दिया उसको? वो बात सुनिए आप पुलिस वाले की। तो पार करे भारतेर मेघालय राज्य 18 दिसंबर को छात्र जनता आंदोलन के संयोजक उस्मान हादी की हत्या के मामले में दो मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख सीमा पार कर मेघालय के रास्ते तुरा शहर में प्रवेश कर चुके हैं। हमें ये जानकारी औपचारिक सूत्रों से मिली है कि मेघालय पुलिस ने भारत में इन आरोपियों की मदद करने वाले 2 हैंडलरों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द प्रत्यर्पित किया जाए। या तो आधिकारिक तौर पर पता चलती है बात या सूत्रों से पता चलती है। आधिकारिक सूत्र नहीं होते तो फिर वो आधिकारिक नहीं है बात जो ये पुलिस वाले कह रहे थे ये। लेकिन ये अजीब बात है ये कि आप फिर से एक बार ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट को जो है वहां पर हवा देना चाहते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि तुम नहीं पकड़ पाए उसके हत्यारों में से। बिल्कुल, जो आपने शब्द काम में लिया ना वो बेसिक उसका थ्रस्ट है कि एंटी इंडिया जो है एक भावना भड़काई जाए ताकि वहां पर उस आंदोलन को सस्टेन किया जा सके। वो और उसमें फिर क्या होगा कि बांग्लादेश के जो लोग उनके साथ नहीं है वो भी खड़े हो जाए, एंटी इंडिया मूवमेंट में होगा। क्योंकि केवल शेख हसीना के खिलाफ लड़ाई लड़ने से तो बांग्लादेश में
एक स्प्लिट हो सकती है ना लोगों के बीच में, लेकिन एंटी इंडिया करें तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सके। एक सरकार जोड़ दो, वो चुनाव में जमाते इस्लामी और वो जो एनसीपी छात्रों की पार्टी थी, इनका अलायंस हो गया, मतलब इनको खालिदा जिया की पार्टी को सत्ता में नहीं आने देने की कोशिश है। और ये बात हम पहले भी कह रहे थे कि ये जो आप दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल के उनको ज्यादा वोट मिल जाएंगे खालिदा जिया की पार्टी को, यूनुस साहब किसी भी तरह से उस पार्टी को एक बहुमत की पार्टी के साथ चुनाव में नहीं आने देंगे। तो अलायंस ये बता रहा है कि अलायंस ये बता रहा है कि हाँ आना चाहिए, हमको कोई पुरानी पार्टी ना। लेकिन इसमें एक चीज और है जो आज ही मैं खबरों में पढ़ रहा था कि जमात और एनसीपी के बीच में बहुत रिफ्ट हो गया है। एनसीपी की 2 लीडर्स हैं, 2 लड़कियां हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जमात के साथ गठजोड़ का मतलब होगा कि लॉन्ग टर्म में हम अपने देश को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये बड़ी चीज है। अगर एनसीपी के छात्रों का सीटों का बंटवारा भी हो गया जाएंगे साथ ही वो। अब देखें, लेकिन कल मुझे एक अच्छी चीज मिली तो मैं आपको दिखाता हूं, और ये किसी तरीके से ये वीडियो इंटरनेट पे है तो कोई बांग्लादेशी भी देखें इसको। आप जिसने आपका देश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, 1971 में भारत ने जब बांग्लादेश को बनाया, पाकिस्तानियों के जुल्म से आजाद कराया, शेख मुजीब ने भरी सभा में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत के लोग और भारत की सेना का कैसे धन्यवाद किया था। আমি যদি এই মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী, ভারতের জনসাধারণ, ভারতের সামরিক বাহিনী, কলকাতার পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ, আসামের জনসাধারণ, ত্রিপুরার জনসাধারণ, মেঘালয়ের জনসাধারণকে মোবারকবাদ না জানাই তাহলে অন্যায় করা হবে। তাদের আমি আপনাদের পক্ষের থেকে 7 কোটি। खैर अब क्या उम्मीद करें उन लोगों से जो अब इन अपनी आजादी के नायकों के निशान मिटाने पर तुले हुए हैं।